हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। पिछले क्लास में हम लोगों ने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में समझा था और उससे रिलेटेड कुछ रैपिड टेक्निक के बारे में समझा था। रैपिड टेक्निक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जहां तक मुझे समझ आ रहा है। अब जीरो ऑर्डर के बाद हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट काइनेटिक्स, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो आप सभी लोग हेडिंग बनाओगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। आप लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर जो 12 बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो वो लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का डेफिनेशन। लिखोगे रिएक्शन हुज रेट डिपेंड अपॉन फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब देखिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमने डेफिनेशन तो लिख लिया, अब इसका डेरिवेशन करना है, इसका फॉर्मुलेशन करना है हम लोगों को। देखेंगे हमारे पास एक रिएक्शन है A गिव्स B, इसका R का वैल्यू दिया हुआ है, R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1। अच्छा, एक बात पता है, एक कंसंट्रेशन कब है? T टाइम पे कंसंट्रेशन है, T टाइम पे कंसंट्रेशन है, मतलब R इज इक्वल टू कितना, कंसंट्रेशन ऑफ K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1। अब हम बात करते हैं T इज इक्वल टू 0 पे इनिशियली आपने A का कंसंट्रेशन कुछ तो लिया होगा। A का कंसंट्रेशन सपोज कर लेते हैं हमने कितना लिया, A लिया, B का कंसंट्रेशन कितना होगा 0। T इज इक्वल टू T टाइम पे कंसंट्रेशन कितना होगा बोलिए, A माइनस एक्स, कोफिशिएंट 1 है तो x इंटू 1 होगा, और इसका कंसंट्रेशन आप हमें बोल दीजिए कितना होगा, x होगा। इसी को a माइनस एक्स को हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेशन एट टाइम t, और x को क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन एट टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ b एट टाइम t। मतलब a माइनस एक्स को हम लोग बोलेंगे at और x को हम लोग बोलेंगे bt। समझ आ गया बातें। अब देखिए, हम लोगों को फाइनली कल ही हमने बताया था, प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि हम लोगों को कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन पढ़ना हो, एटी का वैल्यू निकालना होता है, बीटी का वैल्यू निकालना होता है, उसके बाद तीसरा बात लाइफ टाइम निकालना होता है, चौथा बात हम लोगों को हाफ लाइफ टाइम निकालना होता है, पांचवा बात हम लोगों को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना होता है। बस 5 इंफॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए। क्या समझ पा रहे हो आप लोग इस बात को? क्या बताया था हमने, कोई भी रिएक्शन हो हम लोग कहां से जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन से जाएंगे। अब बताइए हम लोग यहां से क्या बात करेंगे, R इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट के फॉर्म में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीबी बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी कितना है, 80, दैट इज ए माइनस एक्स है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स लिख सकते हैं, दैट इज माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंजिंग निकालो आप, क्या लिखोगे, ए माइनस एक्स माइनस ए फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये भी इतना ही होगा, लेकर नहीं चलते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इंटू ए माइनस एक्स। क्लियर? देखिएगा आप यहां से a और a कैंसिल हो गया, a माइनस ए कैंसिल हो गया, माइनस साइन बाहर आएगा, दैट इज कितना हो गया बोलिए, dx अपॉन dt इज इक्वल टू कितना हो गया, k इंटू ए माइनस एक्स। फाइनली हम लोगों को निकालना क्या है, अगर x का वैल्यू निकल गया तो हमारा सारा कैलकुलेशन खत्म हो गया, तो बस x का वैल्यू निकालना है। बताइए dx से x आएगा कैसे, कल ही हमने आप लोगों को बताया था, इंटीग्रेट करने से। बिल्कुल सही समझा आपने, इंटीग्रेट करने से। अब बताइए dx अपॉन dt इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स है, लेकिन इंटीग्रेशन में आप लोगों ने पढ़ा कि x वाले टर्म को dx के साथ रखेंगे ना, तो बताना क्या बात हो जाएगा, dx अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के dt। यहीं पे इंटीग्रेट कर देंगे इसको, बोलो करेंगे इंटीग्रेट।
अब बताना t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू टी, t का वेरिएशन कहां से कहां तक हो रहा है, 0 से t, तो t का वेरिएशन 0 पे x का वैल्यू कितना है, 0। देखिए x का वैल्यू 0, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0 है। t इज इक्वल टू टी टाइम पे x का वैल्यू कितना है, x है। यही बात लिख लेंगे ना हम। क्लियर दोस्तों, इतना जल्दी से लिख लो आप लोग, जल्दी से लिखो। चलो लिख लिया। फाइनली हम लोगों ने क्या लिखा बोलो, dx अपॉन a माइनस एक्स इंटीग्रेशन 0 टू x इज इक्वल टू k dt 0 टू t। अब बताइए, क्या आप लोग जानते हो कि dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? जरूर जानते होंगे। नहीं जानते हो तो चलो हम फॉर्मूला लिख देते हैं, यहां से ये बात हो जाएगा। कितना पता है, माइनस ऑफ ln a माइनस एक्स 0 टू x इज इक्वल टू k dt का इंटीग्रेशन कल से ही समझ रहे हो आप लोग। कितना k dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, kt, और 0 से t, k को बाहर निकाल देंगे, t 0 टू t। अब आप यहाँ पे x के प्लेस पे x रखिए, माइनस ln a माइनस एक्स माइनस x के प्लेस पे 0 रखिए, ln a इज इक्वल टू t के प्लेस पे t रखिए, kt, t के प्लेस पे 0 रखिए, माइनस 0, कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट इज क्या फॉर्मूला हो गया हमारे पास, देख रहे हो, ln a माइनस एक्स माइनस ln a इज इक्वल टू kt विथ नेगेटिव साइन। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt। इसको फॉर्मूला नंबर 2 बोलिए। क्यों फॉर्मूला नंबर 2? इसकी बहुत ज्यादा जरूरत आएगी हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करने में। कब आएगी जरूरत? ग्राफ ड्रॉ करने में। अब चलिए, ln log m माइनस log n, क्या बोलते हो आप इसको, m बाई n। क्या बोलते हो इसको, m बाई n। तो क्या बोल देंगे इसको, a बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, kt। इसको फॉर्मूला नंबर 3 बोलो। देखोगे दोस्तों, नाराज मत होना, फॉर्मूला ज्यादा हो जाएगा इसमें। अब देखिए, ln को अगर हम log में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, आप सभी लोग जानते हो, 2.303 इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, 2.303 मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट इज, अब बताओ यहां से कितना हो जाएगा, kt इज इक्वल टू 2.303 और log a अपॉन a माइनस एक्स। अच्छा बताना, अगर हम इस t को इधर भेज दे तो आपको कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। आप कहोगे कि सर आपने कौन सा फॉर्मूला निकाल दिया है, हम लोगों को at का वैल्यू तो पता ही नहीं चला, bt का वैल्यू पता ही नहीं चला। ठीक है, हम पता कहाँ करने के लिए बोल रहे हैं आप लोगों को, अभी इस फॉर्मूला को ध्यान रखिए। यही एक इकलौता फॉर्मूला है हम लोगों के पास जिससे कि हम लोग सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे केमिकल काइनेटिक्स का। इसको फॉर्मूला नंबर 4 बोल दीजिए आप लोग। जल्दी से इसको नोट करोगे आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ऑनलाइन वाले तुम लोग जल्दी से नोट करोगे। नोट कर लिया, चलिए गुड। अब देखिए, फ्रॉम टू ln a माइनस एक्स माइनस ln a इज इक्वल टू ln a माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt।
यही फॉर्मूला हो गया ना। अब देखिए दिस इंप्लाई ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, kt हो गया। और एक बात आप लोग समझ लो कि अगर कभी भी ln x इज इक्वल टू k लिखा रहे तो x इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं e टू द पावर k। क्या लिख लेते हैं, e टू द पावर k। देखोगे मेरे हो सकता है कि k लिखने में आप लोगों को कंफ्यूजन आ जाए, ऐसे ही k लिखता हूं, मेरी मजबूरी को समझो, प्रॉब्लम को समझो आप लोग। ln x इज इक्वल टू k, x इज इक्वल टू कितना, e टू द पावर k। अब बताना यहाँ पे x के प्लेस पे इतना ही है ना, दैट इज a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू x k के प्लेस पे कितना है, kt है। क्या फर्क पड़ता है, e पे पावर kt हो जाएगा। बताइए समझ आ गया बात है। दैट इज a माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a अपॉन e पे पावर kt इज इक्वल टू a इंटू e पे पावर माइनस kt। अब बताइए आप यहां से, दैट इज at इज इक्वल टू a माइनस एक्स का नाम हमने क्या दिया था, at। समझिए a माइनस एक्स का नाम हमने क्या दिया था, at इज इक्वल टू a माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, a इंटू e पे पावर माइनस kt। देखिए तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला निकाल दिया कि नहीं, at का वैल्यू निकाल दिया कि नहीं। कितना हो गया at का वैल्यू, a इंटू e पे पावर माइनस kt। कितना हो गया, at इज इक्वल टू a इंटू e पे पावर माइनस kt। अब आपने at का वैल्यू तो निकाल दिया, अब आपको bt का वैल्यू निकालना है। bt मतलब क्या, bt मतलब x। क्या देखिए तो आप यहाँ से a माइनस एक्स का वैल्यू निकाल दिया तो क्या x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। दैट इम्प्लाई आप यहाँ से x का वैल्यू बताइए, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a दोनों को कंपेयर कीजिए, a माइनस a इंटू ई पे पावर माइनस kt हो जाएगा क्या। दैट इज अब आप यहाँ से बताइए bt इज इक्वल टू कितना निकल गया, x इंटू इज इक्वल टू x और a कॉमन कर लीजिए, 1 माइनस ई पे पावर माइनस kt। फॉर्मूला नंबर उसको जो भी बोला हो, फॉर्मूला नंबर 2, 3, 4, 5 बोल दीजिए, इसको 6 बोल दीजिए, लिखते चलोगे। at का वैल्यू कितना निकाल दिया आपने, a इंटू ई पे पावर माइनस kt। bt का वैल्यू कितना निकाल दिया, a इंटू 1 माइनस ई पे पावर माइनस kt। समझ आ गया, नोट कर लोगे इसको। नोट कर लिया आप लोगों ने, ऑनलाइन वाले बच्चे इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो हट जाता हूं मैं। तो हम लोगों ने at का वैल्यू निकाल दिया, bt का वैल्यू निकाल दिया ना। अब देखोगे नेक्स्ट बात हम लोगों को समझना है, लाइफ टाइम एट TLT। at का वैल्यू कितना होगा, 0। लाइफ टाइम पे at रिएक्टेंट का वैल्यू, कल ही हमने डेफिनेशन बताया था, रिएक्टेंट का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो रिएक्टेंट का वैल्यू at का वैल्यू अभी आपने निकाला, a इंटू ई पे पावर माइनस kt इज इक्वल टू 0। अब बताइए ये तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है इनिशियली, ये कभी 0 होगा नहीं। दैट इम्प्लाई ई पे पावर माइनस kt इज इक्वल टू 0। और एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, e टू द पावर x इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाई x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। अब आप यहाँ पे बताइए माइनस kt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी। k तो कभी इंफिनिटी हो ही नहीं सकता। दैट इज आप यहाँ से बताना, माइनस माइनस कैंसिल, इंफिनिटी अपॉन k दैट इज इंफिनिटी। दैट इज t इज इक्वल टू कितना आ गया, इंफिनिटी। ये बात हमें कुछ कहना चाहता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें कुछ कहना चाहता है। इस बात को समझने की कोशिश करना आप लोग। ये इनफाइनाइट टाइम बता रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो सकता है, इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो सकता है। मतलब क्या समझा आपने, क्या समझा कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता है, इनफाइनाइट तो कुछ होता ही नहीं है।
मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। आया बात समझ में? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारा कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। मतलब एक बात यही पे ध्यान रखना कि प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंफिनिटी। लिख लेना, इस बात को नोट कर लेना, पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद लिखोगे कि थ्योरेटिकली लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंफिनिटी, बट if 99.9% of the reaction completed, then we assume that reaction gets completed। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि हमारा रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही एक ऐसा रिएक्शन है जो केवल कंप्लीट होता है, 100% कंप्लीट होता है। अदरवाइज दुनिया का कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता है, उसका लाइफ टाइम हमेशा ही इंफिनिटी आएगा। चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, एनथ ऑर्डर रिएक्शन हो, उसका लाइफ टाइम हमेशा कितना आएगा, इंफिनिटी आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग थ्योरेटिकल लाइफ टाइम तो कितना आता है, इंफिनिटी आता है, लेकिन जब ही उसका 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होता है तो हम लोग मान लेते हैं कि रिएक्शन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ आ गया बात है? अब देखिए, लाइफ टाइम तो समझा आपने, और इसके बारे में जो कुछ हमने लिखाया वो भी बात आपने समझ लिया। अब देखिए हाफ लाइफ टाइम, फॉर्मूला क्या लिखा था दोस्तों, याद करोगे? K इज इक्वल टू 1/T ln A/A-x इज इक्वल टू, अगर लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो कितना हो जाएगा, 2.303/T log A/A-x एट T 50% और T हाफ A-x 80 इज इक्वल टू A-x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 इज इक्वल टू A-x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आधा। लाइफ टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हाफ हो गया। पिछले क्लास में भी बताया था हमने इस बात को, A/2 हो गया। तो दैट इज, आप यहां से बता दो K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/T हाफ ln A-x का वैल्यू A/2 इज इक्वल टू 2.303/T हाफ log A/A/2। अब बताइए T हाफ को क्यों ना हम इधर ला दे, T हाफ से पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं और K से डिवाइड कर देते हैं। दैट इज T हाफ इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलिए, 1/K A/A/2, दैट इज 2 ऊपर जाएगा, A और A कैंसिल हो जाएगा, दैट इज कितना बचा, ln 2 इज इक्वल टू 2.303/K और log 2, यही बात बचा ना। चलिए इसको जल्दी से लिखिए, लिख लिया। दैट इज T हाफ का वैल्यू कितना निकला, बोलिए, ln 2/K इज इक्वल टू 2.303 इंटू log 2। log 2 का वैल्यू आप सभी जानते हो 0.3010, लेकिन 0.3010 नहीं लिखकर हम लोग यहाँ पे इसको सिंपली 0.3 लिखते हैं डिवाइडेड बाई K, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0.693/K आएगा। अब देखोगे T हाफ का वैल्यू आप हमेशा याद रखना ln 2/K, और एक रैपिड टेक्निक यहां से बन रहा है
रैपिड टेक्निक क्या बन रहा है कि ln2/k का वैल्यू 0.693/k हो गया, इसमें कोई रैपिड टेक्निक नहीं है। लेकिन रैपिड टेक्निक क्या बन रहा है कि कहीं भी 0.693 लिखा हो, आप उसको हमेशा क्या लिखोगे, 2.303 इंटू 0.3। फिर से सुनना हमारी बात को, हमने क्या कहा, 2.303 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 0.693, या 0.693 कहीं पे लिखा हो तो आप उसको क्या समझोगे, 2.303 इंटू 0.3। समझ आ गया बात है। दैट इज टी हाफ का वैल्यू हम लोग इतना ही याद रखेंगे, 0.693/k। लेकिन 0.693 को आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे 2.303 इंटू 0.3। क्लियर? ठीक है, तो टी हाफ भी निकल गया अब हम लोग के पास। अब हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू, पूरा प्रीवियस क्लास में हमने डेफिनेशन भी बताया था। क्या बताया था? मोल डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल। तो मोल डिसोसिएट कितना किया, x अपॉन इनिशियल मोल कितना माना था हमने, x का वैल्यू आपने अभी देखा, a इंटू 1 माइनस ई पे पावर माइनस KT अपॉन a, दैट इज कितना हो गया, 1 माइनस ई पे पावर माइनस KT। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया, 1 माइनस ई पे पावर माइनस KT। पूरा बात आप लोगों ने समझा। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बना हमारे पास, K इज इक्वल टू 1/T ln A अपॉन A माइनस x, या K इज इक्वल टू 2.303/T log A अपॉन A माइनस x। एक फॉर्मूला बना हमारे पास। लाइफ टाइम तो इसका इंफिनिटी हो गया, तो देयरफॉर लाइफ टाइम से रिलेटेड तो हमारे पास कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन टी हाफ का वैल्यू कितना हो गया, 0.693/k हो गया। अल्फा का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, एटी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, बीटी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हम लोग बात करते हैं, हेडिंग बनाओगे ग्राफ रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हेडिंग बनाओगे ग्राफ रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखोगे इसमें इंपॉर्टेंट ग्राफ भी हो जाता है, जो नीट के एग्जाम में, एडवांस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। उस सभी ग्राफ को हम डिस्कस करते हैं आप लोगों से। देखेंगे ग्राफ के बारे में, 1 बाय 1 करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, और फॉर्मूला को भी रिकॉल करते हैं। आप लोग हो सकता है फॉर्मूला भूल गए होंगे, भूलना तो आप लोगों की आदत है, जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने एग्जाम में मतलब नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी टाइप से आप लोग भी नारा दो कि भूलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं, R इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बना था, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1। हम इसी ग्राफ को बात करते हैं कि R रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम टू रिएक्टेंट एट टाइम T। ग्राफ क्या होगा, बोलिए। R को क्या बोल देंगे, Y। कंसंट्रेशन ऑफ X, हमारा A कितना हो गया, X। क्या ग्राफ हो गया, Y इज इक्वल टू KX, मतलब Y इज इक्वल टू MX। ग्राफ का नेचर कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। चलिए, ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बोलो स्लोप का वैल्यू कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k। समझ आ गया बात है। दूसरा बात हम आपसे करना चाहते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम t के बीच का ग्राफ, रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम t के बीच का ग्राफ कैसे, क्या कहोगे आप, क्या कहोगे आप इसके बारे में। टाइम t के बीच का ग्राफ कैसे पता पड़ेगा, R इज इक्वल टू K, और कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t है ना, अभी आपने कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t निकाला, A इंटू ई पे पावर माइनस KT। आप सभी लोग e पे पावर माइनस x का ग्राफ जानते होंगे, क्या होता है, डिक्रीजिंग नेचर का होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। तो ग्राफ का नेचर तो ऐसा हो जाएगा,
समझ आया। t इज इक्वल टू 0 पे एक कट इंटरसेप्ट कितना होगा, t इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, e टू द पावर 0 1, ये कितना हो जाएगा, k इंटू ए हो जाएगा। और ये यही बता रहा है कि रेट इसका मतलब टाइम जितना बढ़ेगा रेट इसका डिक्रीज करता हुआ चला जा रहा है। देखिए तो डिक्रीजिंग ग्राफ है कि नहीं, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में अगर हम कहें कि टाइम के वेरिएशन से, टाइम के बढ़ने से रेट क्या होगा, डिक्रीज करता हुआ चला जाता है। देखिए यही बात बताना चाह रहा है। क्लियर। चलिए 2 ग्राफ हुआ, तीसरा ग्राफ हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं। सभी फॉर्मूला का रिकॉल होगा इसमें। अब देखिए नेक्स्ट ग्राफ हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम t के बीच का ग्राफ। AT इज इक्वल टू कितना कहा आप लोगों ने, a माइनस एक्स इज इक्वल टू a इंटू ई पे पावर माइनस के टी। दैट इज a हमारे लिए क्या हो गया, y हो गया, और t कितना हो गया हमारे पास, x हो गया। बताइए कांस्टेंट इंटू ई पे पावर माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स, इसका भी ग्राफ क्या होगा, एक्सपोनेंशियल होता है और डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो ग्राफ का नेचर कैसा हो जाएगा, सॉरी ये टच नहीं करेगा कभी, बस इंफिनिटी पे जाकर आपको अपीयर होगा कि मिलता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए ये भी AT और टाइम t के बीच का ग्राफ यही हुआ। इंफिनिटी t इज इक्वल टू जब इंफिनिटी हो जाएगा वहां पे आपका रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और t इज इक्वल टू इंफिनिटी तो कभी आता नहीं है, मतलब t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे ग्राफ क्या होगा, खत्म होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लाइफ टाइम इसका कितना है, इंफिनिटी है। उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं आप लोगों से BT, मतलब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम t के बीच का ग्राफ। अभी आपने बात करा BT इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस ई पे पावर माइनस के टी। आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होकर एडवांस की तैयारी करते हो तो हम जहां तक समझते हैं कि आपको ये ग्राफ आना चाहिए, 1 माइनस ई पे पावर माइनस के टी का ग्राफ आना चाहिए। अगर आप लोग नीट के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, तो आपको ये ग्राफ मेमोराइज कर लेना है। देखो कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ तो होता है लेकिन ये इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो क्या होगा, बढ़ेगा। और ये BT वर्सेस टाइम t का ग्राफ है। देखोगे BT का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा, कब, इनफाइनाइट टाइम पे। इनफाइनाइट टाइम पे BT का वैल्यू कितना हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। तो यही ये बात इंडिकेट करने की कोशिश करता है। ये तो BT रहा, BT का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं होता, कब आता है, जब दोनों एक दूसरे को टच कब करेगा, जब टाइम का वैल्यू कितना होगा, इंफिनिटी होगा, और इनफाइनाइट टाइम कभी आता नहीं है। अब चलिए कुछ सिंपल ग्राफ की बात करते हैं। सिंपल ग्राफ से पहले बिल्कुल मिलता जुलता ग्राफ, अल्फा और टाइम t के बीच का ग्राफ, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और टाइम t के बीच का ग्राफ। अल्फा का वैल्यू कितना लिखा, 1 माइनस ई पे पावर माइनस के टी। दोनों ग्राफ सेम है कि नहीं बोलिए, केवल यहाँ पे a नहीं है, कांस्टेंट से ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ का नेचर ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइए अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1। तो देखिए तो अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितना बताता हुआ दिखाई दे रहा है ग्राफ, 1। और अल्फा मैक्सिमम कब हो सकता है, इंफिनिटी पे। वही इस बात को इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो इस ग्राफ को याद रखो, अगर एडवांस के स्टूडेंट हो तो ग्राफ आना चाहिए आप लोगों को, 1 माइनस ई पे पावर माइनस के टी का ग्राफ आप लोगों को ड्रॉ करने आना चाहिए। ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ आ गया। अब चलिए हम आप लोगों से बात करते हैं। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा ln a माइनस x, जो हमारा फॉर्मूला बना था, कॉपी देख लो आप लोग, प्रीवियस नोट्स देख लो।
अभी प्रीवियस मतलब पहले का नोट्स नहीं, अभी का नोट्स, यही फार्मूला बना था ln a माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। और इस a माइनस एक्स को क्या बोलते हो आप लोग, एटी बोलते हो। तो देखो तो क्या हम लोग इस बात को ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू ln a माइनस के टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। बोलोगे कि सर कितना सिंपल बात पूछ रहे हो आप लोग, तो बताना। इसी बात को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, a माइनस एक्स को कितना बोल सकते हैं, ए टी इज इक्वल टू ln a माइनस के टी भी बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। अच्छा, अगर हम लॉग में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या कहोगे, 2.303 लॉग ए टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग a माइनस के टी, ऐसा बात कह दोगे। अब देखोगे 2.303 से दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कितना बात हो जाएगा, देखोगे log 80 इज इक्वल टू log a माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी, इतना बात आ गया। एक ग्राफ पूछा गया है, नीट के एग्जाम में पूछा गया ग्राफ है, हम आप लोगों से बात करते हैं, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है ln 80 और टाइम t के बीच का ग्राफ। ln 80 को कितना बोल दिया आपने, y बोल दिया, इसको क्या हो गया, c हो गया, एक क्या हो गया, m हो गया, एक क्या हो गया, x हो गया। y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स का ग्राफ हो गया। y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, स्ट्रेट लाइन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो देखोगे ग्राफ का नेचर यही हो जाएगा ना। और y इंटरसेप्ट इसका कितना होगा, c का वैल्यू कितना है, ln a। स्लोप का वैल्यू अगर हम आप लोगों से बात करें तो स्लोप का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलोगे माइनस के। स्लोप का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस के। क्लियर। अब इसको लिखो आप लोग, लास्ट ग्राफ हमारा log 80 और टाइम t के बीच का ग्राफ। अब log 80 को कितना बोल दिया आपने, y, और टाइम t को कितना बोल दिया, x। तो बताइए y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट माइनस m इंटू एक्स का ग्राफ हो गया, यही बात हो गया ना, कांस्टेंट माइनस m इंटू एक्स का ग्राफ हो गया। तो ग्राफ का नेचर कैसा आएगा, ये भी डिक्रीजिंग आएगा, क्योंकि स्लोप का वैल्यू क्या हो चुका है, निगेटिव आ चुका है। स्लोप का वैल्यू कितना आ चुका है, बोलोगे माइनस के अपॉन 2.303, और y इंटरसेप्ट कितना आ चुका है, बोलिए log a, log a। तो ये रहा हमारा ग्राफ रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बिल्कुल समझ आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर देना, हम आप लोगों को डाउट को क्लियर करेंगे। लिख लिया आप लोगों ने, चलिए अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का प्रॉपर्टीज की बात करें हम लोग। देखो कि इसका प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला प्रॉपर्टीज हम लोग लिखते हैं, इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट completed in equal time interval।
याद करोगे एक बात, क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने लिखा था इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन, क्या कहा था, इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड इन इक्वल टाइम इंटरवल। यहाँ पे क्या कहा हमने, इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट कंप्लीटेड इन इक्वल टाइम इंटरवल। दोनों में डिफरेंस क्या है, वहां के लेक्चर को एक बार रिकॉल कर लेना और यहाँ पे बात करना। यहाँ पे हमने क्या कहा, रिएक्टेंट कहा, क्या कहा हमने, रिएक्टेंट कहा। दोनों में डिफरेंस को क्लियर करना आप लोग। जैसे देखिए परसेंटेज की बात हो रही है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 100 है। सपोज कर लीजिए कि 10% रिएक्शन कंप्लीट हुआ टी टाइम में, तो 10% कंप्लीट हुआ तो आपके पास बचा कितना, 90। अब देखोगे 90 का 10%, क्योंकि रिएक्टेंट अब हमारे लिए क्या हो गया, 90 हो गया। बात को समझिए, अब आपके पास बचा कितना, 90 बचा। तो 90 का 10%, 90 का 10% कितना होता है, 9 होता है। दैट इज अब आपके पास बचा कितना, 81। इसका 10% कंप्लीट हुआ है, वो भी कितना टाइम में कंप्लीट होगा, टी टाइम में कंप्लीट होगा। अब 81 का 10%, बात को समझिए, अब 81 का 10%, दैट इज 81 का 10%, बात को समझोगे 8.1, दैट इज हमारे पास बचेगा कितना, 72.9 रिएक्टेंट बचेगा। इसका भी टाइम कंज्यूमिंग कितना होगा, टी टाइम होगा। मतलब देखोगे रिएक्टेंट का 10%, हमने कहा इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट कंप्लीटेड इन इक्वल टाइम इंटरवल। जीरो ऑर्डर में क्या बात कहा था, इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड इन इक्वल टाइम इंटरवल। समझ आ गया बातें, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसके बारे में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of reactant left after equal time interval, concentration of reactant left after equal time interval are in GP, concentration of reactant left after equal time interval are in GP। चलिए कैसी बात हमने कहा, AT इज इक्वल टू, अभी हमने कहा A इंटू ई पे पावर माइनस KT, T इज इक्वल टू 0 पे बात करोगे, दिस इंप्लाई AT का वैल्यू कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। T इज इक्वल टू T टाइम पे बात करोगे, AT का वैल्यू कितना हो जाएगा, A इंटू ई पे पावर माइनस KT हो जाएगा। T इज इक्वल टू इक्वल टाइम इंटरवल 0 से T टाइम लगा तो T से 2T बोलोगे, कितना टाइम लगेगा, AT इज इक्वल टू A इंटू ई पे पावर माइनस K2T लगेगा। देखिए तो जीपी बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जीपी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी हुआ। थर्ड प्रॉपर्टी बोलेंगे, देखिए तो T हाफ इज इक्वल टू, अभी हमने कहा ln2 अपॉन K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। T हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का निकाला तो कितना आया था, A0 अपॉन 2K आया था। यहाँ पे देखोगे क्या इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। दैट इज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही लिखेंगे कि T हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। और दुनिया का इकलौता रिएक्शन है कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो क्या है, इंडिपेंडेंट हो जाता है किससे, इनिशियल कंसंट्रेशन से। और देखिएगा अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहे T हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में, तो कोई रिलेशन ही नहीं है, कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है। तो ग्राफ का नेचर कैसा हो जाएगा, T हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा। लिख लिया, बिल्कुल। अब कुछ रिमार्क वाली बात देखोगे, रिमार्क वाली बात क्या देखोगे, जो मेरे तरफ से आप लोगों को याद रखना है।
अभी हमने जो मेरी तरफ से बात आपको याद रखना है, हमने बताया भी आप लोगों को कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लाइफ टाइम क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। थ्योरेटिकल लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनफाइनाइट, बट if 99.9% of the reaction completed, then we assume that reaction will be completed. अगर 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गया तब हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। दूसरा बात, हमारे पास जो फॉर्मूला बना K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, यही फॉर्मूला बना हमारे पास। इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला हम लोग अगर रिमार्क की बात करें, फॉर परसेंटेज प्रॉब्लम, आप लोग को जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी हमने बताया था कि परसेंटेज प्रॉब्लम के बेसिस पे कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना मानोगे, 100 मानोगे। यहाँ भी इनिशियल कंसंट्रेशन कितना मानना है, 100 मानना है। दैट इज K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.303 अपॉन T लॉग 100 अपॉन 100 माइनस परसेंटेज, मान लो x% कंप्लीट हुआ तो हम लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। दूसरा बात अगर हम देखेंगे, फॉर फ्रैक्शनल प्रॉब्लम, यहाँ पे फ्रैक्शन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आता है, और फ्रैक्शनल प्रॉब्लम में K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मान लेंगे, और जो कन्वर्ट हो रहा है उसको क्या मान लेंगे, जितना भी फ्रैक्शन कन्वर्ट हो रहा है उसको F मान लेंगे। मतलब आप लोगों ने यहां से एक बात ऑब्जर्व करा, क्या बात ऑब्जर्व करा कि फॉर परसेंटेज प्रॉब्लम और फ्रैक्शनल प्रॉब्लम इनिशियल कंसंट्रेशन से हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर परसेंटेज प्रॉब्लम एज वेल एज फ्रैक्शनल प्रॉब्लम। क्लियर। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बात है, T हाफ इज इक्वल टू ln2 अपॉन K इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3 अपॉन K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। हमारा मेन बोलने का मतलब है कि 0.693 इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3, जहां पे log 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.3 मानकर चलेंगे हम लोग। एक्चुअली होता तो 0.3010 है, लेकिन मानकर चलेंगे कितना, 0.3। चलिए इतना बात नोट कीजिए आप लोग। कोरोना के इस काल में हम लोगों के पास कुछ बच्चे जो अगल बगल के हैं वो तो आ जाते हैं, लेकिन कोरोना के इस काल में जो दूर के बच्चे हैं, हमारे पास ऑनलाइन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि जो भी मेंस हमारे पास अवेलेबल हो रहा है उसी को सफिशिएंट मानकर हम लोग तैयारी करेंगे। और सक्सेस होने का जो मेरा एक्सपीरियंस है, सक्सेस होने का यही एक मीन्स है कि जो आपके पास अवेलेबल है उसी को सफिशिएंट मानिए। इस पे हमें एक एग्जांपल याद आ रहा है, एक कहानी याद आ रहा है, आप लोगों से हमने हमेशा शेयर किया। क्या शेयर किया कि हमने हमेशा फिलॉसफी का बुक पढ़ा। कॉलेज लाइफ में हम मैक्सिमम ज़्यादा टाइम मतलब कि अपने सिलेबस के बाद कभी हमने प्ले में गेम में कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ। हमेशा हमने फिलॉसफी के बुक को पढ़ना प्रीफर किया। एक बुक को पढ़ रहा था, उस बुक में एक कहानी लिखी हुई थी, जापान की घटना है। जापान की क्या घटना है,
कि एक बार तब की बात है जापान में, जब हमारा पूरा वर्ल्ड छोटे बड़े रियासत में बंटा हुआ था। कोई बड़ा राजा होता था, कोई छोटा राजा होता था, छोटे बड़े रियासत में बंटा होता था और बड़े राजा छोटे राजा पे अटैक करके उसके राज को अपने राज में मिला लिया करते थे। ये सच्ची घटना है जापान की। एक बार की बात है, जापान में एक बड़े राजा एक छोटे राजा पे अटैक करने वाला था। छोटे राजा को जब ये बात मालूम हुआ कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा सम्राट हमला करने वाला है, तो काफी परेशान हो गया। अपने सेनापति से पूछा, अपने मंत्रियों से पूछा कि क्या किया जाए। तो सेनापति और मंत्रियों ने कहा उसे कि हम लोग के पास न लड़ने का मीन्स है, न उतनी सैनिक है, न उतना हथियार है हमारे पास। हम लोग कैसे लड़ पाएंगे? हम लोग को हथियार डाल देना चाहिए, आत्मसमर्पण कर देना चाहिए कि आप हमारा राज अपने में मिला लो। इससे फायदा क्या होगा कि हम लोग की जान बच जाएगी। लेकिन एक राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो इस तरह से आत्मसमर्पण करना किसी भी राजा के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। उसे मंत्रियों की व्यू को, सेनापति के व्यू को जब रात में सोचा तो पूरी रात उसे नींद नहीं आई, बेचैन रहा। सुबह उठकर वो घूमने लगा। घूमते घूमते किसी गांव में गया तो उसको देखा कि एक सूफी सॉन्ग जो आप लोग सुनते हो, कोई सूफी संत घूम रहा है। उससे अपनी प्रॉब्लम को बताया कि सूफी संत, मेरी प्रॉब्लम ऐसी ऐसी है कि एक बड़ा सम्राट मेरे ऊपर आक्रमण करने वाला है, हमारा मंत्री, हमारा सेनापति हथियार डाल चुका है, हम क्या करें? सूफी संत ने कहा कि कोई बात नहीं, आपका सेनापति हथियार डाल चुका है, हथियार डालने दो, आप मुझे सेनापति बना दो। राजा सरप्राइज हुआ कि जिस इंसान ने कभी हाथ में एक डंडा नहीं लिया, वो हाथ में तलवार कैसे लेगा। फिर भी आपने सुना होगा कि डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। जहां सेनापति जैसे वीर योद्धा ने हथियार डाल दिया था, वो सूफी संत बोला कि मैं सेनापति बनूंगा। राजा को थोड़ी सी आशा की किरण जगी। मतलब शक तो उसे हुआ कि जिसने कभी हाथ में हथियार मतलब लाठी नहीं उठाया, डंडा नहीं उठाया, वो मेरी तरफ से तलवार कैसे उठाएगा। लेकिन उसके आत्मविश्वास के आगे बड़े से बड़े लोग झुक जाया करते हैं, बड़ा से बड़ा एग्जाम झुक जाया करते हैं आपके आत्मविश्वास के आगे। राजा उस सूफी संत के आत्मविश्वास के आगे झुक गया और राज्य में अपने मंत्री को बोला कि आज से मेरा नया सेनापति यही सूफी संत है। मंत्री हंसने लगा कि जिसने हाथ में कभी डंडा नहीं लिया, वो मेरा राज्य क्या बचा पाएगा। खैर, ये राजा का आदेश था। सैनिक भी बगावत पे उतारू होने लगे कि जो मेरा सेनापति था, इतना महाबलवान था, वो जब हथियार डाल दिया तो ये सूफी संत हम लोगों का क्या लीडरशिप करेगा। लेकिन राजा ने एकदम कड़ी आदेश दिया कि नहीं, तुमको इसी को सेनापति मानना होगा और इसी की निगरानी में उस बड़े राजा से लड़ाई करना है जो अटैक के लिए आ रखा है। सेना राजा के आदेश के आगे नतमस्तक हो गया। इसको सूफी संत को अपना सेना नायक मानकर आगे चला। आप लोगों को मालूम होगा कि जापान एक बौद्धिज्म कंट्री है। रास्ते में जब जा रहा था तो भगवान बुद्ध का एक मंदिर पड़ा, पूरे सेना पीछे, सूफी संत आगे चल रहा था। सूफी संत ने अपने सेना को बोला कि ठहरो, पहले हम लोग जा रहे हैं लड़ाई करने, लेकिन भगवान की मर्जी भी तो पूछ ले कि भगवान बुद्ध की क्या मर्जी है कि हम लोग लड़े या नहीं लड़े। सेना लोग रुक गए। उसने अपने पॉकेट से एक क्वाइन निकाला और बोला कि इस पे हेड आया तो हम लोग लड़ाई करेंगे, अगर टेल आ गया तो हम लोग वापस आ जाएंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध की मर्जी अगर हेड आने से होगा तो भगवान बुद्ध की मर्जी होगी, अगर टेल आएगा तो भगवान बुद्ध की नामर्जी होगी। सभी ने देखा कि उसने एक चमचमाता हुआ एक क्वाइन निकाला, बड़ा सा क्वाइन निकाला और भगवान बुद्ध के मंदिर में टॉस कर दिया उसको। सभी सैनिकों ने जाकर देखा कि हेड आया हुआ था। सूफी संत ने कहा अपने सैनिकों की कि सैनिकों, अब तुम लोग तैयार हो जाओ, युद्ध
करने के लिए जीत हमारी सुनिश्चित है, जीत हमारी सुनिश्चित है। अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सैनिक डबल उत्साह से भर गए कि भगवान की मर्जी जब हमारे साथ है तो हम लोगों को कौन हरा सकता है। वहां पे मालूम हुआ कि ये लगभग हजारों में थे और वो सैनिक जो बड़े साम्राज्य का सैनिक था लाखों में थे, लेकिन 10 दिन तक लड़ाई चला और 10 दिन तक हजारों सैनिकों ने लाखों सैनिकों को मार दिया, बड़े साम्राज्य को तहस नहस कर दिया और बड़े साम्राज्य को झुका दिया, बड़े साम्राज्य को हरा दिया। जब जीत कर छोटे साम्राज्य अपने सूफी संत सेनानायक के लीडरशिप में जब वापस आ रहा था तो सभी सैनिकों ने कहा अपने नायक को कि सेना नायक, भगवान बुद्ध की वजह से हम लोग ये लड़ाई जीते हैं, चलो क्यों ना हम उनको धन्यवाद दे दें, नमस्ते कह दें। सूफी संत ने कहा कि बिल्कुल नमस्ते कहो, बिल्कुल नमस्ते कहो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि तुम ये जो लड़ाई जीते हो अपने आत्मविश्वास और अपने साहस के बदौलत जीते हो। अभी हम जो तुमको वो क्वाइन निकाल कर दिखाते हैं, वो क्वाइन दोनों तरफ से हिट है। इसमें भगवान बुद्ध का सपोर्ट था, क्योंकि भगवान का सपोर्ट तभी होता है तुम्हारे साथ जब तुम आत्मविश्वास और मेहनत से भरे पड़े होते हो। इस कोरोना के काल में अगर आपके पास आत्मविश्वास है कि मुझे कुछ करके गुजरना है, मतलब 12 में 90% प्लस नंबर लाना है और हमें जेई क्वालिफाई करना है, हमें नीट क्वालिफाई करना है, तो भगवान भी आपके साथ हैं। ये ऑनलाइन क्लास सफिशिएंट है हमारे लिए। श्री विद्या एकेडमी की तरफ से आप लोगों को ये सफिशिएंट क्लासेस है जिससे कि आप लोग क्वालिफाई कर सको। क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाई होती और ऑनलाइन क्लास भी ऐसे ही पढ़ाई होती। तो ठीक है, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। हमारी तरफ से सपने में भी हमें दुआ करते हैं कि आप लोग बिल्कुल एडवांस क्वालिफाई करो, आप लोग बिल्कुल नीट में अच्छा से अच्छा रैंक लाओ। अब हम लोग बात करते हैं कि सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हेडिंग बनाओगे सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहला लिखोगे सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहला लिखोगे ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी। all problems related to radioactivity, that is nuclear chemistry, से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आता है, दैट इज कौन से ऑर्डर का रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा। दूसरा लिखोगे ग्रोथ और डीके ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ और डीके ऑफ बैक्टीरिया। तीसरा लिखोगे इन्वर्सन ऑफ केन शुगर, इन्वर्सन ऑफ केन शुगर। देखोगे ये रिएक्शन क्या होता है, C12H22O11 प्लस H2O। एसिड के प्रेजेंस में ये बनाता है C6H12O6 और प्लस C6H12O6। इसको ग्लूकोज बोलते हैं और इसको फ्रुक्टोज बोलते हैं। बोलोगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, तो दोनों का ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। एक लेवोरोटेटरी होता है और एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। एक को ग्लूकोज बोलते हैं और एक को फ्रुक्टोज बोलते हैं। नेक्स्ट लिखोगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। क्या है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, CH3COO C2H5 प्लस H2O, H प्लस के प्रेजेंस में देखोगे ये बनाता है CH3COOH और प्लस C2H5OH। नेक्स्ट 2H2O 2 gives 2H2O प्लस O2। ये डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 2N2O5
4NO2 और प्लस O2। ये सभी एग्जाम्पल हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एग्जाम्पल है, जिसको आपको याद भी रखना है। और हम आगे चलकर बात करेंगे कि ये दोनों कैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करना है हम लोगों को आगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में, तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। आई होप कि अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में जितना बात बताया, उसका प्रॉपर्टी बताया है ना, उससे रिलेटेड ग्राफ बताया, उसका एग्जाम्पल बताया, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और हमारी ऊपर वाले से दुआ है, ऊपर वाले से गुजारिश है कि मेरे सभी ऑनलाइन स्टूडेंट एज वेल एज ऑफलाइन स्टूडेंट इस साल 12th में 90% प्लस स्कोरिंग करते हुए एडवांस और नीट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे। मुझे लगेगा कि मैं फर्दर एडवांस क्वालिफाई कर गया, मैं फर्दर IIT क्वालिफाई कर गया। बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।